मैं भी कर रहा हूँ, प्रॉपर नहीं करें कभी भी नहीं आएगा। अभी यह शक्ति सुनी ना वो देखा पेरिकार्डियम 6 अगर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट के साथ यूज करते हैं हम, तो द कॉम्बिनेशन इज पेरिकार्डियम 6 एंड स्प्लीन 4 ऑन द अपोजिट साइड। पेरिकार्डियम 6 ऑन द राइट, स्प्लीन 4 ऑन द लेफ्ट, ओके, एंड इट इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर द गायनेक इशू, दैट इज योर पेनफुल पीरियड। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, उस पॉइंट को लोकेट करना और वेट अभी रेडिएट हो रहा है। अभी ये सैटिका नर्व के जो रेडिएट होता है तो ये क्या जाता है अलॉन्ग विद द जी स्पैन। अगर इसको आप भूल जाते हैं तो इसको याद रखें, इस जीबी मेरिडियन ऑलवेज गोज टू द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी एंड यूबी मेरिडियन ऑलवेज गो टू द पोस्टीरियर। दिस इज द जी स्पैन क्रीज एंड द फॉर्मल पैन क्रीज। This depression here lower border of lumbar 2 and upper border of lumbar 3. This is your view 4, right? And parallel to this point, 1.5 on both the sides is your UB 23, right? Open your mouth, then you can find this in the center. The side 19, to go on 21, and DB2. 19, this is the Sanjay, 21, this is the Tipawama, sorry, DB2. The side 19. 21. DB2. Abduct the arm or make away from the arm. There are two depression appears. Center of the anterior depression, large intestine 15. Center of the posterior depression, Tipawama 14. And superiorly above the lobe, this is a clavicle and spine. You feel the spine here, where junction is there. Large intestine 16. And where this insertion is there is the deltoid muscles. In large intestine 14. ये देखो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है बॉडी का, ठीक है। दूसरी उंगली लो, उसके नीचे चेक करो और एक हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है वो C7 है, नीचे वाला है T1, ठीक है। अभी C7 कैसा पता चला, जब इन्होंने गर्दन हिलाई ये पॉइंट मूव कर रहा था, इसलिए वो C7 है और ये T1 है, ठीक है। यहाँ पे उंगली रखी हो T1 के स्पाइक है, मतलब स्पाइनल प्रोसेस है। फर्स्ट रिब जो है वो क्लेविकल के पीछे आती है, इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड द फर्स्ट रिब, सो इट्स बेटर यू गो फॉर द मेनोग्राम स्टर्नस। ये इज द प्रोमिनेंट मेनोग्राम स्टर्नाई, इसके सामने ही आपको जो देखिए ये रिब मिल रही है, दिस इज द रिब। लेफ्ट हैंड फॉर सपोर्टिंग हैंड, राइट हैंड फॉर सपोर्टिंग हैंड। को फाइंड आउट करना है।
कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिवाइडेड जेपी स्टर्नम, जेपी वेर इज जेपी स्टर्नम, फाइंड आउट what is slightly ये पेनफुल। यहाँ पे स्टर्नम से आप जब जाएंगे then you will find the जेपी स्टर्नम, ठीक है? तो जेपी स्टर्नम पे पहले आप क्या करेंगे? मार्क करेंगे। ये यहाँ पे इसलिए आपको लोगो नहीं दे रहे, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, ठीक है? Acupuncture says there is no tonification, no sedation, only balancing। जब जहाँ पे चीज कम होती है नीडल को अरेस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक्सेस होती है, जहाँ पे एक्सेस होती है हम उसमें जब हम चीज को अरेस्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे बैलेंस करते हैं। इस तरह से आप सामने से बैठ के देखेंगे। अभी हम अगर यहाँ पे साइड में या तो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होके बैठ रहे हैं यहाँ से आप दिखाएंगे मुझे तो वो मुझे किया होती है रिस्ट करती है टैंक के ऊपर तो वो टिक मारता रहता है। वो कब आता है जब उसके अंदर शरीर मर जाती है। बेटी ले गया को या वाइट कोटिंग ऑन द मिडिल देना, ठीक है? फिर कंप्यूटर होती हो रही है, ओके। This is the file. Suction is created. सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अंदर ऑलरेडी हीट है, ठीक है? सबको नहीं कभी दे सकते हो। There is a cold syndrome. तो हम अगर यहाँ से ऊपर करेंगे तो इसको कौन कर देगा? और गर्म हो जाएगा। हमको ठंडा करने के लिए करेगा ऊपर से नीचे करते हैं, ठीक है? अब फायर कपिंग कर रहे हैं बॉडी में कोल्ड सिंड्रोम में कोल्ड को कम करने के लिए। तो वो कोल्ड को नीचे से करो से ऊपर की तरफ कोल्ड करना चाहिए। तो यहाँ नहीं बढ़ाना है, हमको कोल्डनेस को कम करना है, हीट को बढ़ाना है। लूज मोशन है, डायरिया, डिसेंट्री किसी भी तरह की क्योर नहीं हो रही है। बच्चा छोटा है, अभी पैदा हो, डोंट वरी। जिंजर सॉल्ट ब्लैक मॉक्सिलोसिन होता है, इसमें 25 टाइम्स देन एक मिनट इसकी एटलीस्ट कितने डिस्टेंस होनी चाहिए? नियर अबाउट 1 फीट। समझ आ रहा है? हाँ, ये UV22 को हमेशा कवर करेंगे, इसको कभी भी 25 नहीं करेंगे, ठीक है? अब ये एरिया क्या है? लोकल इंफ्लेमेशन है, ठीक है? आपके साथ ऐसा किया वो एक टेक्निक है, नॉर्मल कपिंग किया वो भी टेक्निक आ गई। ये इंफ्रारेड है। So what is the use of the infrared? For the circulation, enhance the circulation. There is a numbness, there is a coldness, numbness and coldness. Never used for heat condition. Because में नहीं चाहिए उस पॉइंट को टच करेंगे अगर यहाँ एक्सेस यानी कि वहाँ पे हीट एक्सेस तो कभी भी इंफ्रारेड को नहीं यूज करेंगे। For the numbness and coldness you can use for the blood, enhance the blood circulation. इसके अंदर ये देखिए तो दिख रहा तो ये देखिए ये समझ आ रहा है? यहाँ से देखिए यहाँ से एक लेयर निकल रही है, इसको यहाँ पे टच करें, रेज निकल रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। So left hand pulse you have seen what water, wood, fire. Water is nearby, at the proximate. Good evening everyone. Hello. Good evening. I'm audible? Yes, sorry, Avis. Okay, okay.
Welcome to all our webinar on the pain management. Today we are going to learn about the pain. What is the pain? पेन में अभी मोटिव हम थोड़ा बता दें इसको। वेबिनार करने का मकसद क्या है, आप जुड़े हैं, आप क्या सीखना चाहते हैं, थोड़ा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद हम लोग वेबिनार पे बात करेंगे। सबसे पहले है ये वेबिनार का एम। हम वेबिनार करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इन चीज़ों को जाने हैं कि हम मस्कुलोस्केलेटल पेन, आज कोई ऐसा घर नहीं है कि जहाँ पे किसी को बॉडी के अंदर कोई पेन नहीं होता है। किसी को सर्वाइकल, किसी को लंबर, किसी को शोल्डर, राइट? तो मस्कुलोस्केलेटल पेन पे आपका कैसा कमांड हो कि आप विदाउट मेडिसिन यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच पे आप पेशेंट को ट्रीट कर सके, क्योर कर सके। इसके लिए हम लोगों ने मास्टर क्लास ऑन पेन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करते चले आ रहे हैं। और अभी जैसे आपने एक रील देखा, यूट्यूब की वीडियो देखा, तो इसके अंदर ऑनलाइन जो थ्योरी क्लासेस होती हैं और प्रैक्टिकल के लिए लोग ऑल ओवर इंडिया से मुंबई आते हैं और 7 डेज और 10 डेज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको जैसे आपने देखा कि हाथ पकड़ के स्टूडेंट का उसको सिखाया जाता है प्रॉपर। तो आप में से पहले से ही आप लोग एक्यूपंक्चर के बारे में जानते हैं, यस और नॉट? या बिल्कुल नहीं? अनिल जी, एक्यूपंक्चर के बारे में क्या जानते हैं? ज्यादा तो नहीं सर, लेकिन मेरे कुछ दोस्त है जो एक्यूपंक्चरिस्ट है, तो मैं उनके पास जाते रहता हूँ, जो बॉडी के मसल्स को स्टिमुलेट करके पेन को रिलीफ देते हैं। ओके। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एक्यूपंक्चर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। एक्यूपंक्चर जो बेस है वो मेन है डायग्नोसिस। अगर आपका डायग्नोसिस स्ट्रांग है तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही स्ट्रांग होगा। अगर आपका डायग्नोसिस अगर आपका प्रॉपर नहीं है तो आप जितने भी निडल मार लिए, पेशेंट का पेन वो टेम्परेरी रिलीफ उसे मिलेगा, वापस रीअपियर हो जाएगा। क्लियर? जब पेशेंट आता है तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे स्केल दिख रहा है कि पेशेंट बोलता है मुझे जैसे 6 पे दिख रहा है कि बहुत पेन है। कुछ पेशेंट बोलता है कि मुझे 10 यानी कि अनबेरेबल पेन है। कोई पेशेंट बोलता है कि हाँ पेन है लेकिन बट आई एम वेरी कंफर्ट, माइल्ड पेन रहता है, जैसे 2 है। तो ये आपका स्केल होता है, इसमें आप डायग्नोस करते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद आउटकम आता है पेशेंट का। आउटकम में क्या आता है कि पेशेंट बताता है कि बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट मेरी बॉडी के अंदर पेन में कितना फर्क पड़ा। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये पेशेंट को जो पेन है वो कौन सा पेन है। इज ए मस्कुलर पेन, इट इज रिलेटेड टू द बोन, इट इज रिलेटेड टू द नर्व, यानी वो कहीं नर्व कंप्रेस हो रही है, या रेफर पेन है, प्रॉब्लम कहीं और। फॉर एग्जांपल किसी को किडनी स्टोन है या गाल ब्लैडर स्टोन है, राइट? किडनी स्टोन है, गाल ब्लैडर स्टोन है, आप उसमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको यही पता कि इसको पेशेंट को किडनी स्टोन है या गाल स्टोन है। आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वहां पे वो पेशेंट बोला मुझे रेडिएट हो कि पेन बैक में आ रहा है, लंबर में पेन आ रहा है। अब वहां पे एक्यूपंक्चर भी कर रहे हैं, मॉक्सिबक्शन भी कर रहे हैं, उस पेशेंट को कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो उसका कॉज है वो रेफर पेन है। तो रेफर पेन में आपको यहाँ पे डायग्नोस करना आपको आना चाहिए। किस तरह आप डायग्नोस करेंगे? ये 4 मेन होता है। फिर एक होता है साइकोसोमेटिक पेन होता है, ठीक है?
तो यहां पे कॉज और टाइप, नेचर ऑफ जॉब क्या करता है। बोलते हैं कि मैं ऑफिस में वर्क करता हूं, तो अब ऑफिस का वर्क जो होता है, एक बॉस होता है, उसके बाद एक टीम हेड होता है, वो ऑफिस में बैठा हुआ होता है। आप भी ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन आपको फील्ड वर्क भी ज्यादा करना है, तो आपका सिटिंग पोजीशन ज्यादा होता है, आप वॉकिंग ज्यादा करते हो, आप बैग को कैरी करते हो, पिट्ठू को कैरी करते हो, वेटेड होता है काफी। आप वर्क क्या करते हो, यानी नेचर ऑफ जॉब आपका क्या है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पेन आता है। क्लियर? तो यहां पे ट्रीटमेंट के पहले आपको यहां पे पेशेंट को ये देखना जरूरी है, जानना जरूरी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कि पेशेंट का नेचर ऑफ जॉब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको लेडी मिलेगी, बोलेगी मैं हाउस वाइफ भी, मैं कुछ नहीं करती, लेकिन वो 6 से 8 घंटा बैठ के अगर से वो 4 घंटा भी ऐसे मोबाइल देखती है और नेक ऐसे बैंड हो जाता है, नेक बैंड हो जाता है, भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, नेक बैंड हो जाता है, वो बोलते मुझे सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो रही है। आप उसके सर्वाइकल का ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन वो नेचर ऑफ जॉब, अगर वो पॉस्चर, अगर वो मोबाइल को कम नहीं करेंगे, स्क्रीनिंग कम नहीं करेंगे, तो वापस क्या होगा, वो फिर रीअपियर हो जाएगा, बिकॉज इज अ नेचर ऑफ पॉस्चर की वजह से। अब इसमें जो आता है पॉस्चर, जैसे अभी हम लोग मोबाइल देखते हैं, अभी दुनिया में शायद कोई ऐसे लोग बचे होंगे जो मोबाइल का एडिक्शन नहीं होगा, राइट? हेलो, am I right or wrong? राइट सर। अब यहां पे आप ये देखिए कि जब हमारी नेक यहां पे होती है 0 डिग्री भी होती है, तो 10 to 12 LBS हमारी स्पाइन के ऊपर, सर्वाइकल स्पाइन पे वेट आता है। जब यहां पे 15 डिग्री हम मूव करते हैं नेक को, तो ऑलमोस्ट 15 to 30 में आपको ज्यादा से ज्यादा पेशेंट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी नेक जो होती है मोबाइल में ऐसे, तो आप जैसे ये करेंगे तो इसका जो स्पाइन के सर्वाइकल स्पाइन पे 27 LBS से लेकर 40 LBS तक आता है, यानी 15 to 30 डिग्री LBS होता है। बच्चों में अगर ये छोटे बच्चे हैं तो उनको नहीं मालूम वो क्या 45 डिग्री एंगल में आएंगे, तो अब आप यहां पे देखिए 10 to 12 LBS की जगह पे उनको 49 LBS, यानी कि जो स्पाइन में एक आपको वेट की वजह से बताते हैं कि अभी जहां पे 10 से 12 LBS होता है, यानी इसको आप ऐसे किलो के अंदर आप ले ले, जो कि एक्चुअल में LBS और किलो में फर्क होता है। एक एग्जांपल ले लें कि 500 ग्राम पर LBS ले लेते हैं, यानी कि 5 से 6 किलो हमारा इस पे रहता है। अगर हम 15 to 30 करते हैं तो सर्वाइकल स्पाइन पे जो वेट आता है वो 10 to 15 किलोग्राम का एक जैसे वजन होता है ना, कि आप वो स्पाइन के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे में क्या है कि पेशेंट की जो सर्वाइकल होती है, ये पोस्चर में 3 से 4 घंटा रहना है। अब यहां पे सिर्फ मोबाइल की बात नहीं है, यहां पर हम ऑफिशियल वर्क करते हैं, लैपटॉप, स्टडी करते हैं, स्टूडेंट है, उसकी वजह से, तो ये सारी जो चीजें होती है, ये पोस्चर होता है। पेन मैनेजमेंट में आपको एक अच्छे थेरेपिस्ट बनने के लिए ये सारी चीजें जानना जरूरी है। यहां पे सिर्फ आप निडल डाल के, कपिंग करके, मॉक्सिबस्टिन करके आप चाहेंगे कि हम पेशेंट को 100% आउटकम दे दें, तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो यहां पे पोस्चरल करेक्शन के लिए भी आपको बताया जाएगा कि कैसे होता है। फिर ये रेफर पेन आता है, ये रेफर पेन बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर कहां से जो पेन आता है पार्टिकुलर, वो किस वजह से आता है। क्लियर? अब हम लोग आज के वेबिनार में 2 बातों पे करेंगे, मसल्स एंड बोन के ऊपर। नर्व पे हम लोग बाद में कभी फिर होगी वेबिनार। मसल्स, कितनी टाइप की मसल्स होती हैं, टाइप ऑफ मसल्स कितने होते हैं, इसका ये वीक क्यों होता है, अगर मसल वीक है, मसल स्टिफ हो जाता है,
तो बॉडी के अंदर क्या पेन आता है? अगर आपकी मसल, क्योंकि हमारी बॉडी का जो वेट होता है दो चीजें हैं, एक मसल्स है और एक हमारा बोन है। अगर मसल से वीक होता है तो उसका वेट कहां पे जाएगा? बोन पे जाएगा, तो धीरे धीरे उसको बोन से रिलेटेड पेन आएगा। अगर उसका बोन वीक हो रहा है तो उसका वेट कहां पे आएगा? मसल्स पे आएगा, उसको मस्कुलर पेन होगा। तो यहाँ पे जो मसल है, मसल को हम यहाँ पे पेशेंट को, अगर किसी को फॉर एग्जांपल, अभी चूंकि सर्वाइकल की बात हम कर रहे हैं तो हम सर्वाइकल पे ही बात कर लें, कि अगर किसी को सर्वाइकल में पेन आ रहा है और वो काफी दिनों तक पेन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो पेशेंट को वो एक्सरसाइज बताएंगे और कराएंगे जिससे उसकी मसल की स्टिफनेस खत्म हो जाए और रेंज ऑफ मोशन उसका इंक्रीज हो जाए। फिर उसके बाद उसमें थेरेप्यूटिक करेंगे और उसमें ट्रीटमेंट देंगे। डायरेक्ट अगर आप देते हैं, आप अगर देते हैं एक्यूपंक्चर या कपिंग देते हैं, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि आपको एक्सरसाइज कराने के बाद दिया जाता है। क्लियर? इट्स क्लियर टू एवरीवन? यस और नॉट? यस। आप में से कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं? अभी कोई प्रैक्टिस करता है? जैसे अभी हमारे एक साहब ने बोला कि मैं फ्रेंड के बैठता हूँ, क्लिनिक में देखता हूँ। आप में से कोई लोग प्रैक्टिस करते हैं? एक्यूप्रेशर का प्रैक्टिस करते हैं। एक्यूप्रेशर में प्रैक्टिस करते हैं? एक्यूपंक्चर भी करती हूँ सर। ये यस, हाँ करती हूँ सर प्रैक्टिस। एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करती है आप? हाँ जी सर। ओके, कैसे प्रैक्टिस करती है बताइए। हेलो, सर मैं एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोग, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ वर्क करती हूँ। देखिए एक्यूपंक्चर है, मास्टर टंग एंड डॉक्टर तान बैलेंस पे वर्क करती हूँ। अभी जैसे अभी देखिए यहाँ पे बात थोड़ा सा अभी अलग हो गई है। मैं बात यहाँ पे टीसीएम की कर रहा हूँ जी। जैसे अभी होता है ना कि मैं एक डॉक्टर एमबीबीएस है, तो बोलिए कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं एलोपैथ भी देती हूँ, आयुर्वेद भी देती हूँ, यूनानी भी देती हूँ और सिद्धा भी देती हूँ, तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। बात यहाँ पे टीसीएम की हो रही, बॉडी एक्यूपंक्चर हो रही है। अभी अपने एक्यूप्रेशर किया, सुजोग का, टंग बैलेंस का, वो सारी चीजें अच्छी हैं। हर ट्रीटमेंट मेथड बहुत अच्छा है, राइट। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, टीसीएम इज ओरिजिन ऑफ ऑल, यानी इज अ मदर ऑफ ऑल। जितनी भी पैथी निकली है एक्यूपंक्चर से है, जितनी भी एक्यूथेरेपी निकली है, वो एक्यूपंक्चर से निकली है। जो हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, जिस चीज पे बात कर रहे हैं, वो टीसीएम यानी बॉडी एक्यूपंक्चर पे बात कर रहे हैं, राइट। तो बॉडी एक्यूपंक्चर आप जब करते हैं, या आप अभी जो आपका एक्सपीरियंस है, आप पेशेंट को, अगर किसी सर्वाइकल के पेशेंट को आप ट्रीट करते तो कैसे ट्रीट करते हैं? यस बताइए। सबसे पहले सर उसको हम चेक करने के लिए हम उसे मूवमेंट करवाते हैं। उससे हम फिंगर टच करके पूछते हैं कि उसको किस जगह दर्द हो रहा है, क्योंकि हमको उसे मेरिडियन भी देखनी पड़ती है कि किस मेरिडियन पे दर्द हो रहा है। उसे अगर वो बोल रहा है कि मुझे गर्दन में दर्द हो रहा है, तो गर्दन में दर्द हो रहा है तो हम उसे यस एंड नो टाइप से पहले मूवमेंट करवाते हैं। राइट एंड लेफ्ट पे मूवमेंट करवाया हमने, फिर उससे पूछा कि आपको किस जगह पे दर्द आ रहा है, ऐसी मसल्स में दर्द आ रहा है कि सर्वाइकल बोन की तरफ दर्द आ रहा है, वो किस तरफ रिफर हो रहा है दर्द, ये सब चीजें सर उससे स्टार्टिंग में पूछते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज कराते हैं आप? हाँ एक्सरसाइज बताते हैं उसको। बताना एक अलग चीज है, कराना एक अलग चीज है। हाँ देखिए यहाँ पे ठीक है मैम, वेरी गुड। मैं आपको बताऊं, बताना एक अलग चीज है, कराना एक अलग चीज है। अब कराने का मतलब ये है कि हमको ये मालूम होना चाहिए
कि किस, अभी जैसे सर्वाइकल की बात करें, सर्वाइकल में कौन सी एक्सरसाइज प्रोहिबिटेड है यानी हार्मफुल है और कौन सी यूजफुल है, ये हमको मालूम होना चाहिए एज ए थेरेपिस्ट, राइट। जब तक हमको खुद नहीं मालूम होगा, हमने यूट्यूब और गूगल से ये देख लिया, तो उससे देख के डॉक्टर हम नहीं बनते। इसको प्रॉपर हमको ये मालूम होना चाहिए कि यस बोन और नो बोन में अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है तो ऐसे में उसका जो रेंज ऑफ मोशन जो होता है मसल का, वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो सबसे पहले हम पेशेंट को एक्सरसाइज कराते हैं, कराने के बाद उसको मायोफेशियल रिलीजिंग टेक्निक का यूज करते हैं। जब हम मायोफेशियल रिलीजिंग टेक्निक का यूज करते हैं तो रेंज ऑफ मोशन उसका बढ़ जाता है। फिर उसके बाद अब चूंकि सर्वाइकल वर्टिब्रा है, अगर वो कहीं से कंप्रेस हुई है, राइट, सर्वाइकल वर्टिब्रा कहीं से कंप्रेस हुई है, अभी C4, 5 या 5, 6 के अंदर कंप्रेशन है, यानी इसको आइटिस हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई। उस इन्फ्लामेशन को कैसे कम करेंगे? अब यहां पे दो वर्टिब्रा के बीच में नर्व का जो कंप्रेशन होता है, ये कंप्रेशन कैसे जाएगा? इसके लिए जब तक से हम इस वर्टिब्रा को स्पेस नहीं देंगे, नहीं जहां पे ये कंप्रेस हुई है, और ये कंप्रेशन को जब तक से हम धीरे धीरे स्पेस नहीं देंगे, स्पेस कैसे दिया जाएगा? मसल को स्ट्रॉन्ग करके। इसको अपलिफ्ट कैसे करेगा? जैसे आपने देखो कि जब कार के अंदर पंचर हो जाता है तो नीचे जैक लगा के उठाते हैं, राइट? Am I right or wrong? Yes, sir. बोलिए ना प्लीज, सिर्फ सुनने से मतलब नहीं Yes, आएगा। जैक लगा के उठाते, जैक लगा के उठाने, तो वहां पे अब चूंकि वो कंप्रेस हो गया है, तो वहां पे हमको कैसे सर्वाइकल में जैक कैसे लगाना होगा, उसकी क्या टेक्निक होती है जिसको जैक लगाया जा सकता है, वो लगा के हम वहां से उठाएंगे, और वहां पे जो नर्व कंप्रेस हुई है उस नर्व को हम फ्री करेंगे ताकि उसका ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए। अभी पेशेंट जो सर्वाइकल का होता है उसके अंदर वो पेशेंट को रेडिएटिंग पेन आता है, रेडिएट होता है हाथों में, तो ऐसी कंडीशन में वो सारी चीजों को प्रॉपर वे में करेंगे, तब आपका आउटपुट जाके 100% आता है। फिर आप पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि ठीक, जो मैंने एक्सरसाइज आपको कराया है ये आपको ट्वाइस डे, आपको सुबह शाम ये करना होगा। अब अगर मसल से वीक है तो मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करेंगे? इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू, आप सभी से। अगर किसी की मसल वीक है तो मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करेंगे एक्सरसाइज के अलावा? बताइए। आप लोग अब चाहें तो अपने वीडियो को ऑफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को हाँ, तो आपको मसल को स्ट्रॉन्ग करने में आप क्या करेंगे? यस, एनीवन? देखिए, अभी मसल वीक होती है, किसकी वजह से होती है? लैक ऑफ प्रोटीन, राइट? मसल किससे वीक होती है? लैक ऑफ प्रोटीन। तो हम क्या करेंगे? उस पेशेंट की डाइट में प्रोटीन को प्लस करेंगे। तो जब प्रोटीन जाएगी बॉडी के अंदर तो मसल धीरे धीरे उसकी स्ट्रांग होगी। एक्सरसाइज के साथ उसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन जाना जरूरी है। तो यहां पे हम डाइट को वो प्रिस्क्राइब करेंगे जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होती है। क्लियर? तो एक तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि किस कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज करानी है। दूसरा हमको ये मालूम होना चाहिए कि अब सोर्स ऑफ प्रोटीन हमको, अब यहाँ पे दो तरह के पेशेंट आपको मिलेंगे, एक वेजिटेरियन मिलेंगे, एक नॉन वेज मिलेंगे। तो वेजिटेरियन में कौन कौन सी चीज, किस किस चीजों में प्रोटीन ज्यादा पाई जाती है उसको करेंगे। नॉन वेज वाले हैं तो उनको क्या बताएंगे कि आपको ये इतना एटलीस्ट लेना होगा ताकि आपकी मसल स्ट्रांग हो जाए। क्लियर? क्लियर, समझ में आया? अब
अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मसल्स हैं, इसको अब इसके अंदर एक्सरसाइज वगैरह ये सारी चीजें करा के बताए। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, आप लोग म्यूट करके रखिए और जब आपको क्वेश्चन का आंसर देना हो तो आप लोग अनम्यूट कीजिए। तो बिल्डिंग मसल्स के अंदर क्या होता है, कैलोरीज चाहिए होती है और उसके अंदर वेट, मतलब यहाँ पे आपको जो चीजें बताया है कि मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको थोड़ा एक्सरसाइज पेशेंट को करवानी पड़ेगी, प्रोटीन बॉडी के अंदर इंटेक उसका बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि उसको जो सर्वाइकल में पेन आता है आप ट्रीटमेंट करते हैं और उसको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है और वापस उसको फिर हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको वहां पर पेशेंट को मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो देना चाहिए जो जरूरी चीज है। ये हमको जब मालूम होगा तभी हम कर सकते हैं। सेकेंड चीज आती है बोन। अब बोन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो अभी आप यहां पे देखिए कि बोन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये बोन मेड ऑफ, बोन अगर वीक होता है तो किसकी वजह से होता है? हेलो, अगर कैल्शियम, या राइट आंसर द कैल्शियम। तो अभी हम उसका क्या है, उसके कैल्शियम की जांच करेंगे, उसके बॉडी के अंदर प्रोटीन या कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो हम नेचुरल सोर्स हम देखेंगे कि पेशेंट को कैल्शियम बॉडी के अंदर अगर कम है तो क्या सोर्स है वेजिटेरियन और नॉनवेज में कि उस पेशेंट को बॉडी के अंदर कैल्शियम जाने लगे तो वो बोनी पेन उसका धीरे धीरे, वो बोन क्या होगा, धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं। आप लोग प्लीज, आई रिक्वेस्ट, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर, आप लोग म्यूट करके रखिए, ठीक है। तो यहां पे आपको बोनी पेन जो है, बोन से रिलेटेड कैल्शियम की जो डिफिशियंसी है, कैल्शियम का इंटेक पेशेंट को बढ़ाना होगा। अदरवाइज आप ट्रीटमेंट करते जाएंगे, पेशेंट को कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। बोन वीक क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द कैल्शियम। इसके बाद जो मैक्स टू मैक्स अब आता है, पॉइंट जो आते हैं, ट्रीटमेंट जो पेशेंट जो आते हैं वो आते हैं जॉइंट्स पेन के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, लंबर पेन, नी पेन, हील पेन, यानी जितने भी जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट किन चीजों से मिलकर बनता है ये आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। इनके बीच में क्या फ्लूइड्स क्या होती है, कार्टिलेज क्या होती है। अगर फ्लूइड्स की कमी होती है तो जब मूवमेंट करता है तो पेशेंट खट खट की आवाज आती है, तो वो नेचुरल सोर्स में कैसे बनेगी। ज्वाइंट अगर घिस गई है, एक दूसरे से टच कर रही है, पेशेंट को मूवमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। तो ये जो सारी जो चीजें हैं कि हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि साइनवेल मेम्ब्रेन्स क्या होती है, फ्लूइड्स क्या होती है, इसके इनके बीच में कार्टिलेज क्या होता है, इसको कैसे हम इसमें पेशेंट को एक्सरसाइज करा के उसको रिलीफ दे सकते हैं और ट्रीटमेंट करके उसको क्योर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है जो नर्व। अब नर्व पे जब हम बात करते हैं तो नर्व की जो इन्फ्लेमेशन होती है, अब एक तो हमारी जो होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है और एक होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है, जिसे हम सीएनएस और पीएनएस के नाम से जानते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक है अलग चीज। लेकिन जब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ज्वाइंट्स और ज्वाइंट नर्व में जैसे मैंने आपको बताया कि ये आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, इस तरह से ये आपके दो ज्वाइंट्स के बीच में येलो येलो करके ये देखिए नर्व निकली हुई है। अगर ये कंप्रेस होती है, वर्टिब्रा इसको कंप्रेस करता है, तो यहाँ पे ये नर्व जहां पे जाती है वो पेन करता है। अभी फॉर एग्जांपल लंबर में अगर कर रहे हैं और वो पैरों में जाती है, लेग्स के अंदर जाती है, और वहां पे अगर लंबर से वो कंप्रेस हो रही है तो धीरे धीरे क्या होगी, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो
कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा और उसकी पेशेंट की मसल वीक रहेगी। फिर धीरे धीरे उसको प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम उसको ये आने लगेगी कि उसको चलने में प्रॉब्लम आएगी, पेशेंट प्रॉपर चल नहीं पाएगा, वॉक नहीं कर पाएगा, नी में उसको पेन आएगा, धीरे धीरे उसके पैर कमजोर हो जाएंगे। अगर पेशेंट ओवरवेटेड है तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट का लेग जो है इतना वीक हो गया कि उसके वेट को वो उठा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट कभी कभी गिर भी सकता है। ठीक है, रेफर पेन में हम लोगों ने बताया था। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, ये टाइप हो गया। अब ये है कि एक्यूपंक्चर कैसे वर्क करता है, हाउ डज एक्यूपंक्चर वर्क, एक्यूपंक्चर कैसे काम करता है। यस, कैन यू शेयर योर नॉलेज, एनीवन? हेलो, आई एम ऑडिबल? यस यस सर। एक्यूपंक्चर काम कैसे करता है? It stimulates certain points and Yes, unblocks the meridians and channels, yes, provide relief to the specific organs and the affected part. yeah, It moves the chi from yeah, to the channels and provides to the body. Yes, the chi from yeah. तो वेरी गुड। अब इसमें जब आप निडल को इंसर्ट करते हैं, क्या सिर्फ निडल को इंसर्ट कर देने से ही वो एक्टिवेट हो जाता है? ये सारी चीजें हम आगे सीखेंगे। अब यहां पे जब हम निडल को पार्टिकुलर, यानी कि इसमें आपको पैथवे बताएगा, यहां पे सिर्फ पेन पे हम लोग, चूंकि ये पेन मैनेजमेंट पे है, एक्यूपंक्चर एक एक्यूट डिजीज से लेके क्रॉनिक कंडीशन तक काम करता है। अब चूंकि बात पेन की हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द पेन, तो ऐसे इन दिस कंडीशन व्हाट विल यू डू? कि हम लोग जैसे बोलते हैं ना, फ्रीडम फ्रॉम पेन, अवॉइड द सर्जरी, फर्स्ट ट्राई टू एक्यूपंक्चर और होलिस्टिक अप्रोच। तो यहां पर जो पेन है, उस पेन पे जैसे एक्यूपंक्चर जो होता है, इन जनरल क्या होता है मैं आपको बताऊं कि आई एम नॉट सेइंग कि इसमें आपको नहीं आता या नहीं सीखा बहुत से लोग। इसके अंदर जनरल क्या होता है कि जहां पे पेन होता है, हम लोग वहीं पे लोकल एक्यूपंक्चर कर देते हैं। तो वहां पे जो भी स्टिमुलेशन होता है वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है, तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। तो ऐसे एक्यूट कंडीशन के अंदर तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है और लॉन्ग लास्टिंग काफी दिनों तक उसको पेशेंट पेन फ्री रहता है, राइट। लेकिन अगर वो क्रॉनिक है, बॉडी के अंदर ची की डिफिशियंसी, अब ची क्या है, ची की डिफिशियंसी है बॉडी के अंदर। देखिए किस तरह की, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ची की डिफिशियंसी होती है, यिन की डिफिशियंसी होती है और यांग की डिफिशियंसी होती है। अगर पेशेंट के बॉडी के अंदर ची की डिफिशियंसी है, यिन की डिफिशियंसी है, यांग की डिफिशियंसी है, किसी पार्टिकुलर ऑर्गन के अंदर, या वो लंग्स में हो, अब यहां पे जो ऊपर से हम चलते हैं ऑर्गन के बारे में, लंग्स, हार्ट, लीवर, स्प्लीन, किडनी, ये हमारे सॉलिड ऑर्गन है। ये सॉलिड ऑर्गन क्या होता है कि जब हम बात भी कर रहे हैं, सोते भी हैं, काम भी कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, ये अपना काम करता है। हॉलो ऑर्गन क्या होता है, ऊपर से स्टमक, फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर राइट साइड में लीवर से लगा हुआ गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर, ये हॉलो ऑर्गन है। ये क्या होता है कि जब हमारी जरूरतें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे प्यास लगी, हमने बॉटल उठाया, पानी को पी लिया और पीकर रख दिया, प्यास बुझ गई।
यूरिनेशन के लिए फील होगा, गए उसको एक्सक्रीट कर दिया, ब्लैडर एम्प्टी हो गया, राइट। लेकिन ये ना ऑर्गन जो होते हैं वो कंटिन्यू अपना काम करते हैं, तो वो किसी न किसी चीज से रिलेटेड है, वो किसी न किसी चीज से रिलेटेड है। कोई मसल से रिलेटेड है, कोई बोन से रिलेटेड है, कोई नर्व से रिलेटेड है, वो ऑर्गन यानी ये ऑर्गन। तो बताया कि अगर बोन से रिलेटेड ऑर्गन है तो कैल्शियम की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन वो हम कैल्शियम की डिफिशियंसी का किस ऑर्गन के मेरिडियन पे जाके करेंगे वो आगे हम लोग सीखेंगे। मसल अगर वीक है तो पेशेंट को हम प्रोटीन उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो डाइट उसकी प्लस करेंगे। लेकिन इंचार्ज ऑफ मसल, विच ऑर्गन इज इंचार्ज ऑफ मसल, तो हम वो क्या करेंगे, उस ऑर्गन की ची को टोनिफाई करेंगे ताकि जो वो वीक हुआ है वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाए। क्लियर? तो आर यू रेडी फॉर दैट? रॉक स्टार बनने के लिए आप लोग रेडी हैं? यस और नॉट? हेलो, यस सर। पक्का? अभी एक ही आवाज आई है। क्या आप रेडी हैं रॉक स्टार बनने के लिए? सिर्फ प्रकाश जी की आवाज आई है, बाकी लोग रेडी नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, थिंक अबाउट दिस। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर, आज भी जो ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चरिस्ट हैं आज भी वो इसी तरह के निडल का यूज करते हैं, लॉन्ग निडल का यूज करते हैं, इसको स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। और अभी जो इजी वे में हमको मिल जाते वो मिलता है फिलीफॉर्म निडल। इस निडल को हम उस पॉइंट पर जहां पर इसके एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स होते हैं इसको डालकर ची को अराइव करते हैं। क्या करते हैं? ची को अराइव करते हैं। और जब ची को अराइव करते हैं तो धीरे धीरे वो जो पेशेंट के बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो सही हो जाते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की यूज होती है निडल। 3 एज निडल होती है फॉर ब्लीडिंग के लिए, हैमर होता है स्कार के लिए, स्वेलिंग के लिए, ये सारी चीजें यूज की जाती है। फिर वहां पे निडल को में ची को अराइव करके इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन मशीन को लगाते हैं। लगाने के साथ वहां पे एक फ्रीक्वेंसी सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू डिजीज और एक टाइमिंग सेट होती है, उसके हिसाब से यह ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसके अंदर देयर इज मेनी टेक्निक्स। यहाँ पर जो लॉन्ग एरिया होती है वहां पे हम लोग ये पैड करते हैं जिसे टेंस भी कहा जाता है। वहां पे लगाकर मसल को स्टिमुलेट किया जाता है। अब डायग्नोसिस पार्ट पे अभी हम लोग बाद में आ जाते हैं, पहले हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मॉक्सिबस्चन होता है। मॉक्सिबस्चन किस कंडीशन में करना चाहिए, कौन सा मॉक्सिबस्चन किस कंडीशन में यूजफुल है और किस कंडीशन में हार्मफुल है, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। कपिंग है, यहाँ पे 2 तरह की कपिंग आप देख रहे हैं, एक आपकी डायनेमिक कपिंग है और एक आपकी फायर कपिंग है। डायनेमिक कपिंग किस कंडीशन में की जाती है और फायर कपिंग किस कंडीशन में की जाती है, ये आगे हम लोग इस पूरे क्लास जब भी होंगे इसके अंदर ये पूरी चीजें सीखेंगे। हिजामा है जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं और वेट कपिंग कहा जाता है। इसको किस कंडीशन में, कहाँ पे और कितना यूज करना चाहिए, पेशेंट के बॉडी के अंदर अगर यिन की डिफिशियंसी है तो कितना यूज करना चाहिए और यांग की डिफिशियंसी है तो कितना यूज करना चाहिए, ये हमारे थेरेप्यूटिक होती है। फिर इसके बाद जो होता है पोस्चरल करेक्शन के लिए हम यहाँ पे स्पाइन को मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। इसके साथ साथ ये काइनोलॉजी टेपिंग, इसका यूज किया जाता है पेन मैनेजमेंट इज वेरी यूजफुल। शॉक वेव थेरेपी होती है, ये पेन मैनेजमेंट में यूज होता है। इसके बाद लेजर होता है, ये भी पेन मैनेजमेंट में यूज करते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड थेरेपी होती है, स्वेलिंग पे ज्यादा यूज होता है। और फिर इसके बाद ट्रेडिशनल बोन सेटिंग जिसे कायरोप्रैक्टिक कहा जाता है,
राइट। ये डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज हम सीखते हैं और अपने पेशेंट को कराते हैं कि किस कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज यूजफुल होती है और किस कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज हार्मफुल होती है। ये सारी चीजें हम लोग, ये थेरेपेटिक इसमें ये मेथड है। अब जैसे अभी हम लोगों ने बात किया एक्यूपंक्चर की, एक्यूपंक्चर वर्क कैसे करता है, तो इसमें आप यहां पे देखिए बॉडी के अंदर ये मेरिडियन होती है, पैथवे होती है। हर ऑर्गन, जैसे अभी हमने बताया लंग्स, हार्ट ऊपर है तो लंग्स की मेरिडियन, हार्ट की मेरिडियन, फिर उसके बाद आता है आप ऊपर से चलते जाइए लीवर और गाल ब्लैडर, तो लीवर और गाल ब्लैडर की मेरिडियन, फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी मेरिडियन, फिर यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियन, फिर किडनी की मेरिडियन। ये सारी जितने भी आप पैथवे देख रहे हैं, यहां पे आप देख रहे हैं ना इस तरह की ब्लू लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, ये मेरिडियन के पैथवे है। हर मेरिडियन के पैथवे के अंदर ये पॉइंट्स होते हैं, वो फिक्स पॉइंट होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो जॉइंट से, यानी कि रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ये 3 जॉइंट हमारे ऊपर होते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज में। उसी तरह लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर एंकल जॉइंट, नी जॉइंट और हिप जॉइंट, यानी ये 3 जॉइंट होते हैं। ये तीनों, ये जॉइंट से कितना ऊपर होगा कितना नीचे होगा, फॉर एग्जाम्पल उसको हम बॉडी को मेजर करते हैं, जो एक्यूरेसी बताता है कि इस मेरिडियन के पैथवे में अगर हम फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर एक मेरिडियन को हम ले लेते हैं, जैसे स्टमक की मेरिडियन को ले लेते हैं। अब स्टमक की मेरिडियन पे हमने यहाँ पे पॉइंट सिलेक्शन किया स्टमक 36। स्टमक 36 नी जॉइंट से कितना को नीचे आने पे वो मिलेगा और कहां पे मिलेगा, उसको बोलते हैं एनाटॉमिकल लैंडमार्क। उस एनाटॉमिकल लैंडमार्क को फाइंड करने के बाद तो इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है लोकेशन। आपका लोकेशन जितना परफेक्ट होगा उतना आपका पॉजिटिव रिजल्ट आप दे सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रही बात? हेलो, आई एम ऑडिबल? यस 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 सर। ओके ओके। तो अब यहां पर जो लोकेशन है, लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको एनाटॉमिकल लैंडमार्क को जानना जरूरी है। तो यहां पे आपको एक अच्छे एक्यूपंक्चरिस्ट बनने के लिए क्या चीजें जरूरी होती है, मस्कुलोस्केलेटन में मास्टरी की। मस्कुलोस्केलेटन में अगर आपने मास्टरी की है, मास्टरी का मतलब है कि आपको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए कि यहां से ये जॉइंट है, ये बोन है, ये बोन से यहां पे हम जाएंगे, ये ऑरिकुलर बोन है तो यहां से 1 इंच ऊपर जाना है, 1 ये अभी शोल्डर है तो यहां पे कौन सी बोन है, यहां से हमको लैटरल में जाना है, इंफीरियर में जाना है, एंटीरियर में जाना, पोस्टीरियर में जाना। वो लैंडमार्क हमको मेजर करने के लिए, जैसे एक अच्छा टेलर क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं कि ये टेलर की से कपड़ा इसलिए सिलवाते हैं, इसकी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। वो क्या करता है, मेजर तो सभी लेते हैं ना, जितने भी टेलर्स होते हैं कपड़ा जो सिलते हैं वो मेजर तो सभी लेते हैं, लेकिन जब वो बना के देते हैं तो वो क्या होता है, आप अनकंफर्ट फील करते हो, आपका वो मेजरमेंट बॉडी के हिसाब से प्रॉपर नहीं हो पाया। उसी सेम लाइक दिस कि जब आप बॉडी को मेजर करते हो और आपकी एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी के बाद जब आपकी टेक्निक ऑफ नीडलिंग यानी इंसर्शन जो प्रॉपर होगा, ऐसी कंडीशन में आपका जो थेरेप्यूटिक रिजल्ट होता है वो बहुत ही पॉजिटिव आता है। अगर इन दोनों चीजों में अगर आपको कमी मिलती है, यानी लैकिंग कहीं पे भी हुई, चाहे लोकेशन पे हुई या इंसर्शन पे हुई, अगर लोकेशन पे हुई, इंसर्शन चाहिए तो भी आपको थेरेप्यूटिक रिजल्ट नहीं मिलेगा। लोकेशन सही है, इंसर्शन प्रॉपर नहीं है तो भी आपको थेरेप्यूटिक रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो टीसीएम यानी कि मास्टर बनने के लिए ये 2 चीजें आपके लिए बहुत ही मस्ट है, लोकेशन एंड इंसर्शन। क्लियर?
अब यहां पे हम लोग आ जाते हैं, एक तो मेरिडियन को पढ़ा, पढ़ने के बाद अब यहां पे आता है डायग्नोसिस पार्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Yin and yang. Acupuncture believe if there exists anything in the world, either is a yin or either is a yang. ये दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। या तो ये डिजीज जिन कैटेगरी की है या तो ये यांग कैटेगरी की है। तो यिन और यांग में जो डिवीजन होता है उस डिवीजन के हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। क्लियर? उस डिवीजन के हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। अब यहां पे यिन है कि यांग है। अब फॉर एग्जांपल किसी को ठंड लगती है तो उसके बॉडी के अंदर पेन आता है, किसी को गर्मी से पेन आता है, किसी को डे में पेन ज्यादा होता है, किसी को नाइट में पेन ज्यादा होता है। कोई बोलता है कि जब हम सोते हैं, सो को उठते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है। कोई बोलता है कि नहीं, पूरे दिन हम थके हुए होते, आते हैं बेड पे लेटते हैं तो मेरी पूरी बॉडी स्टिफ होती है, यानी वो वर्क करने के बाद उसको बॉडी में पेन आता है। दूसरा क्या बोलता है कि रेस्ट करने के बाद हमको बॉडी में पेन आता है। दोनों को सेम प्रॉब्लम है, एक को रेस्ट के बाद पेन आ रहा है, एक आदमी को वर्क करने के बाद पेन आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो डायग्नोसिस वो ये बताएगा कि इट इज ए यिन कैटेगरी और अदर इज ए यांग कैटेगरी। ऐसे में जब आप ट्रीटमेंट करोगे तो पेशेंट को बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। किसी को डे में होता है, किसी को नाइट में, किसी को ठंड से प्रॉब्लम होती है, किसी को गर्मी से प्रॉब्लम होती है। क्लियर? समझ में आया? ये थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट बताया। और अगर आपको डायग्नोसिस करना कि हाउ टू डायग्नोस थ्रू द यिन और यांग, तो आपके लिए गूगल है, गूगल में जाइए, आपको बहुत सारी चीजें पढ़ती है। आप पढ़ते हैं, 1-2 साल लग जाएगा इसको समझने में, सीखने में। मतलब ये जितनी गहराई में आप जाना चाहेंगे उतना इसके अंदर है, डेप्थ है। क्योंकि एजुकेशन का कोई एंडिंग नहीं होती है, एजुकेशन की कोई एंडिंग नहीं होती है। इसको जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना आप बढ़ते जाओगे। फिर उसके बाद आता है आपका 5 एलिमेंट थ्योरी। 5 एलिमेंट थ्योरी ऑल ऑफ यू नो, आप सभी लोग जानते हैं। यस सर। ऐसा कोई है कि जो नहीं जानता? यस सर। ओके। अब यहां पे वे 5 एलिमेंट थ्योरी, जैसे वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर, ये एलिमेंट है। ये क्या बताता है? व्हाट इज द 5 एलिमेंट? इट इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड इन द फेजेस ऑफ डिजीज। यानी कौन सी प्रॉब्लम किस स्टेज पर है उसको फाइंड आउट करके कौन बताता है? ये 5 एलिमेंट थ्योरी के जरिए हमको यह मालूम होता है कि नेचर ऑफ डिजीज क्या है। एक बोलता है कि मुझे पेन होता है, शोल्डर में पेन होता है। कहां पे होता है? एक फिक्स पेन होता है। एक बोलता है नहीं, कभी मुझे शोल्डर में यहां पेन होता है, कभी यहां पे होता है, कभी स्कैपुलर में होता है। वो किस टाइप का पेन है? एक बोलता है कि मुझे पेन होता है लेकिन जहां पे पेन होता है वहां पे हमको एक हॉटनेस फील होती है। एक होता है कि पेन होता है वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। एक होता है पेन होता है लेकिन वहां पे स्टिफनेस आ जाती है, वहां पे बिल्कुल ड्राई हो जाता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। और एक पेन होता है, पेन के साथ साथ वो फ्रीज हो जाता है, जिसे हम फ्रोजन शोल्डर के नाम से जानते हैं। अभी फ्रोजन शोल्डर में और शोल्डर पेन में बहुत फर्क है। फ्रीज हो गया तो वहां पे कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है, हम उसमें पॉइंट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। शिफ्टिंग पेन है तो वहां पे पॉइंट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, कौन से मेरिडियन पे कौन से पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे। ये 5 एलिमेंट थ्योरी ये बताता है डायग्नोसिस। तो एक पहला क्या डायग्नोसिस है? वो डायग्नोसिस है क्या है? यिन और यांग। ये कैटेगरी को डिवाइड कर देता है, जैसे मेल और फीमेल। अब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मेल और फीमेल, तो दोनों की कैटेगरी अलग है कि कुछ चीजें सिमिलर है? बोला नहीं, दोनों की कैटेगरी अलग है लेकिन एक दूसरे के पूरक है, यानी एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं।
अपोजिट है, नेचर में भी अपोजिट है, सेक्स अपोजिट है, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो यिन यांग बिल्कुल अपोजिट होने के साथ साथ भी वो यिन में यांग और यांग में यिन रहता है। वो डायग्नोसिस करेंगे और इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर इसलिए मास्टरी हो जाएगी। 5 एलिमेंट थ्योरी ये आपको बताता है कैटेगरी, प्रोसेस ऑफ लाइफ और फेजेस ऑफ डिजीज के बारे में बताता है। फिर इसमें आपका आता है डायग्नोसिस पार्ट। हम इंस्पेक्शन करते हैं उस जगह को कि पेशेंट का क्या है, ऑकल्टेशन और ऑल्फेक्शन होता है, वॉइस वगैरह क्या होता है। एक एग्जांपल अभी बहुत ही कॉमन चीज है, ये हर घर के अंदर होगी। आपने देखा होगा कि घर के फैमिली मेंबर में कुछ लोग ऐसा होते हैं कि थोड़ी सी बात में बहुत, ये नॉर्मल बात भी करते हैं लेकिन बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत स्लो बोलते हैं। उनसे बोलना पड़ता है थोड़ा तेज बोलो, एक को बोलना पड़ता है थोड़ा आपको स्लो बोलो। कभी ऐसा आपने फील किया है? एक्सपीरियंस आपको हुआ है कभी ऐसा? यस सर। ये नॉर्मल बंदा बात भी करता है लेकिन इसकी आवाज में बहुत तेज, बहुत लाउड बात करता है। एक आदमी होता है उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, एक आदमी होता है जिस बात पे गुस्सा नहीं आना चाहिए उस बात पे भी गुस्सा आ जाता है, और एक आदमी होता है जिस बात पे उसको गुस्सा आना चाहिए नहीं आ पाता। तो ये जो चीजें हैं ये डायग्नोसिस पार्ट में ये बताया जाता है। ये जो वॉइस है, ये पेशेंट का जो नेचर है, इसका बात करने का, उठने बैठने, हर एक चीज के अंदर ये क्या बताता है, ये अंदर की डिजीज को बताता है। तो अभी हमने जैसे वॉइस पे बात किया, तो वॉइस के थ्रू भी आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। हम यहाँ पे जब इंक्वायरी करते हैं तो हम पूछते हैं पेशेंट के बारे में, वो सारी चीजें क्या है, कैसे है, ठीक है। फिर उसके बाद पल्पेशन होता है, उसके पल्स को फील करते हैं, स्किन को चेक करते हैं, उसके अंदर देखते हैं स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके बाद आता है टंग डायग्नोसिस। टंग डायग्नोसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एक्यूपंक्चर। तो कल से हमारी मास्टर क्लास स्टार्ट हो रही है। आज ये वेबिनार था। कल से हम लोगों की टंग पहली जो क्लास होगी वो टंग डायग्नोसिस पे होगी, 1 वीक पूरा कंटिन्यू, ठीक है। और इसमें से आप में से अगर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है वो रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे, क्योंकि कल से जो है ये मेरा पर्सनल नंबर है, माय नेम इज डॉक्टर शेख। तो अगर आप में से किसी को कोई भी इंक्वायरी करनी है, कुछ पूछना है, तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट या मैसेज कर दिएगा। व्हेन आई एम फ्री आई विल कांटेक्ट यू। यस, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर। अभी हम लोगों ने जो कुछ सीखा उसके बारे में आप में से किसी को कुछ भी क्वेश्चन है, यस प्लीज कैरी ऑन। राबिया मैम, यू आर फ्रॉम? और फ्रॉम चेन्नई में हूँ सर। Okay, you're from the Chennai. Okay, you are practicing acupuncture, right? Yet to start, sir. So you are learning Yeah. from where? From one center here, very old center. So I'm learning. In Chennai. Yeah. The TCM. नहीं, बस मास्टर डिप्लोमा एक्यूपंक्चर। No, master. You are learning on TCM or anything else? Yeah, basically on TCM only. Okay. There is no master. Okay, you are learning. Okay. लेकिन अभी इंडिया के अंदर कोई ऐसा अभी नहीं है, मास्टर डिप्लोमा करके कहीं भी नहीं है। इसमें डिप्लोमा है महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट अप्रूवल है, और दूसरा जो यूनिवर्सिटी से वो डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा है।
बहरहाल आप सीख रहे, ठीक है, आप वो सर्टिफिकेट पर आप बच जाइए। अगर आपको नॉलेज प्रॉपर मिलता है, इज अ गुड। सर ओके। यस, बोलिए। सर ये एमसीए के साथ कनेक्ट कुछ मतलब नहीं, अभी एमसीए के साथ कनेक्ट होने का है जिनको 2 साल का डिप्लोमा करना होगा। अब जो भी महाराष्ट्र के अंदर 18 कॉलेज खुल चुके हैं जहाँ पे 2 साल सर का। आपकी कॉलेज अभी मैंने कॉलेज मैंने नहीं डाला है, क्योंकि कॉलेज का अभी सिर्फ कॉलेज नहीं, मुझे कॉलेज के साथ हॉस्पिटल भी डालना है एक्यूपंक्चर का। और मुंबई में मैं जहाँ पे रहता हूँ, अंधेरी में रहता हूँ, मैं नियर बाय में सर्च कर रहा हूँ, तो काफी बड़ा ये प्रोजेक्ट हो जाता है अंधेरी में, मुंबई में खास करके। उसके लिए काफी पैसे लग जाते हैं, तो मैं उसमें कोशिश में हूँ। क्लियर? सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको रिकॉग्नाइज किया है ना सर? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया, और सेंट्रल काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर ये बहुत जल्दी बनने भी जा रहा है। तो इसमें प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है? महाराष्ट्र में नहीं, तो अभी नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं आएंगे। हेलो, जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे महाराष्ट्र में तो काउंसिल बना हुआ है, बट अदर स्टेट में नहीं है। तो जब हम एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस करते हैं जी, तो क्या इश्यू हो सकते हैं? मतलब any objection? देखिए, जहाँ पे काउंसिल नहीं है, जहाँ हाँ। पे कोई कानून नहीं है, तो वहां पे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना।